प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस विद आलम सर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जैसा कि एक लंबी सीरीज चला रहा हूं जिसमें केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ को कवर कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि एक भी क्वेश्चन इन चैप्टर्स का इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, जो कि आपके सामने रिकॉर्ड के रूप में रहेंगे। तो आपको अगर इन नोट्स या क्वेश्चंस की हार्ड PDF यानी PDF चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9024056932 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं PDF हमने हाथ से लिख के तैयार करवाई है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने खुद ऐड किए हैं, है ना। वरना हम छपी छपाई भी या वैसे भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने खुद इनको तैयार किया है और ये 2026 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप देखें। और ये नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की विरासत कौन रखता है। अब मैं आपको ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सारे देखें, बहुत जल्दी कवर करवाऊंगा और एक्स्ट्रा आंसर में कुछ मैं ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा जिससे कि वीडियो लंबी हो और हमें बोरिंग लगने लगे। आप इसे देखें। मेरे से कई लोगों ने कहा सर आप वीडियो के अंदर ये नहीं बोलते हो कि सब्सक्राइब करो, तो मैंने कहा भाई अगर अच्छा लगेगा तो बच्चे खुद सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे बोलने में थोड़ा सा शर्म सी आती है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैनियल सेल का विभव कितना होता है। तो आपको याद रखना है 1.1 वोल्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ और एज इट इज आता है। दूसरा क्वेश्चन है गैल्वेनी सेल क्या है। तो गैल्वेनी सेल एक ऐसी युक्ति है, देखिए सेल क्या है, जिससे अपन विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी जब सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी रासायनिक ऊर्जा काय में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में। तो हम उसे क्या कहेंगे, गैल्वेनी सेल कहेंगे। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और आने की पूरी संभावना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो जब जो अर्ध सेल होता है, मैंने आपको बताया था, और अभी मैं जब इन क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा तो इसके बाद जब मैं चैप्टर स्टार्ट करके आपको डायग्राम बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे भी डायग्राम बताऊंगा तो टाइम बहुत खराब होगा। लेकिन हम जानते हो दो पात्र जो होते हैं, जिसमें एक में कॉपर की रॉड होती है, एक में जिंक की रॉड होती है, जिन्हें अर्ध सेल कहा जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रोड ही होता है और एक इलेक्ट्रोड ये होता है। तो जब अर्ध सेल में यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन भरे होते हैं, उन सब की जितनी भी स्पीशीज होती हैं, अगर उनकी सांद्रता इकाई हो तो फिर इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। डैनियल सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। Zn+2 डबल लाइन, कॉपर+2 कॉपर। यहाँ पर डबल लाइन किसको दर्शाती है, पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको बोलना है सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु को दर्शाती है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई दाया माइनस ई बाया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना माना जाता है, याद रखना 0 माना जाता है। किसी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता कब पड़ती है। अब जब सेल के दो पात्र हैं, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, दोनों अलग अलग है, तो उनको न्यूट्रल करने के लिए उसमें यू आकार की जो नली हम लगाते हैं, मैं आपको डायग्राम बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो उसे लवण सेतु कहते हैं और तब उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। लवण सेतु के अंदर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है, KCl तथा एगार एगार, है ना। ये जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक एक समुद्री घास होती है, उससे प्राप्त होता है एगार एगार, तो वो लवण सेतु के अंदर भरा होता है। एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आप एंड तक वीडियो को देखना और फिर पेपर से मैच करना बाद में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का चित्र, तो ये चित्र इसमें पेंसिल से बना हुआ है, थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, मैं भी जब बुक में आपको देख के बताऊं, जब बुक अपन देखेंगे तो उसमें डायग्राम मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां पे मैं समझा दूंगा इसे। डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉनों पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाएं लिखिए। तो देखो कैथोड किसे कहते हैं, जहां पर अपचयन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है। कॉपर+2 से कॉपर बना, अपचयन अर्ध अभिक्रिया है। Zn से Zn+2 बना, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। सेल विभव किसे कहते हैं, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे सेल विभव कहते हैं, है ना। कौन सा तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, जो कि सामने वाले का ऑक्सीकरण कर देगा। ऑक्सीकरण करना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर किसकी होगी, जिसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की है, इसलिए फ्लोरीन क्या है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। इसी तरह जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा सबसे आसानी से, वो प्रबलतम अपचायक होगा, तो कौन होगी, लिथियम होगा धातु, ठीक है। यदि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव इतना है तो ऑक्सीकरण विभव भी इतना ही होगा, लेकिन वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये विभव डैश प्लस है, ये ना 0.76 वोल्ट। SHE में इलेक्ट्रॉन विभव
इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का बना होता है? प्लेटिनम का बना होता है। नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस RT अपॉन NF इंटीग्रेशन ऑफ Zn+2 अपॉन कॉपर +2। ऊपर आएगा इसमें एनोड और नीचे आता है कैथोड। डेनियल सेल के लिए साम्य स्थिरांक का मान कितना होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन के साथ साम्य स्थिरांक का संबंध, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, ई सेल मानक इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। वैद्युत रासायनिक सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान डेल्टा RG, R फॉर रिएक्शन अभिक्रिया के लिए, माइनस NFE, E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है? 96,487, 96487, इसको 96,500 भी मान लेते हैं राउंड फिगर करने के लिए, कूलाम प्रति मोल। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मोल पदार्थ के निक्षेपण के लिए इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता पड़ती है, या यूं कह दो आप कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में इतना आवेश होता है। ये भी सही है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में इतना आवेश होता है, ठीक है। डेनियल सेल के लिए मानक विद्युत वाहक बल इतना है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला अभी हाल बताया, माइनस NFE है, N मतलब आदान प्रदान किए गए, विनिमित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो कितने? 2 हैं, तो N की जगह अपन 2 रख देंगे। F का मान फिक्स है, और जो मानक विद्युत वाहक बल ई सेल ये दे रखा है, तो ये तो दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू हम जानते हैं N बराबर 2 है, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एक सेल जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया हो रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए डेल्टा RG का मान, डेल्टा G का मान निकालिए। तो डेल्टा G बराबर अभी हाल मैंने बताया माइनस NFE, N की वैल्यू रखेंगे अपन कितनी? यहाँ पर N की वैल्यू याद रखना 2 रखाएगी। क्यों रखाएगी 2 वैल्यू? क्योंकि N इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, 2I माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और 2 Fe जो है ये हर Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो 2 Fe +3 द्वारा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है। तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 रखेंगे, F की वैल्यू रख देंगे, और ई सेल की वैल्यू जो है वो सवाल ने दी हुई है, तो इस तरह सॉल्व करके निकाल लेंगे। चालकत्व किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो चालकत्व कहलाता है। R इज इक्वल टू 1/G। ये G है, एक होता है G, और आगे मैं बताऊंगा एक होता है G स्टार। तो G का मात्रक क्या होगा भाई? R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो G इसका उल्टा हो गया 1/ओम। तो 1/ओम को ऊपर लाएंगे तो ओम इनवर्स भी कह देते हैं, और उल्टा करके लिख देते हैं महो भी इसका एक मात्रक होता है, MHO महो या ओम इनवर्स, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, वस्तु का जो प्रतिरोध है वो करता है, अगर कोई फिक्स धातु है तो उसका जो प्रतिरोध डिपेंड करता है, वो अगर तार है तो तार की लंबाई के समानुपाती होगा, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों को मिला के लिखेंगे L/A। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा L/A, और इस रो को, कांस्टेंट रो को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता भी दूं कि प्रतिरोधकता का वैसे तो आप डायरेक्ट मात्रक याद रखें, और अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्ट मात्रक भूल जाते हैं तो आपको कैसे निकालना है मैं ये भी बता देता हूं आपको। देखिए, देखो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता मैंने अभी हाल आपको बताया कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध डिपेंड करता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना, यानी फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू रो L/A। तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होगा? RA/L। तो R क्या है? R का मात्रक ओम, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक हो गया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर गया तो इसका मात्रक कहाँ गया? ये रहा, ओम इंटू मीटर। ये आया हुआ है, फिजिक्स में भी आया हुआ है और केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। और जब प्रतिरोधकता का उल्टा कर देते हैं तो क्या आता है? चालकता आती है, 1/रो। जैसे वहां पर प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व था, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता है, 1/रो इज इक्वल टू कप्पा, ये कप्पा है। अब देखो, जब प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इंटू मीटर, तो कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। जब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर, तो कप्पा का मात्रक ओम ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स, और मीटर ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स, ठीक है। और ओम इनवर्स को क्या कहा जाता है? सीमेंस भी कहा जाता है। तो ओम इनवर्स की जगह क्या लिख दिया? सीमेंस, कैपिटल S से। अब आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व किसे कहते हैं? तो देखो, धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है उन्हें धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहा जाता है। धात्विक चालकत्व किन पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है मुख्य रूप से 3 चीजों पर। एक तो निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, जैसे कुछ धातुएं बहुत अच्छी चालक होती हैं, जैसे सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी है।
इसलिए चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर और सोलर पैनल जो बनाते हैं इनके अंदर किया जाता है, इसलिए चांदी के भाव इतने ज़्यादा हो गए थे अचानक, ठीक है ना। तो धातुओं की प्रकृति पर भी धातु की चालकता निर्भर करती है और प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धातु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अगर बाह्यतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो धातु अच्छी चालक होगी, कम होंगे तो थोड़ी कम अच्छी चालक होगी। और ताप पर, अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता कम होगी, ये बात याद रखना है ना। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, लेकिन धातुओं में ताप बढ़ाने पर चालकता कम होती है। अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये उदाहरण लिखे हुए हैं, फिजिक्स में भी है ये। वैद्युत अपघट्य की चालकता, वैद्युत अपघट्य यानी विलयन, जैसे H2SO4, KCl, कॉपर सल्फेट, तो इनमें जो धारा प्रवाहित होती है वो आयनों की वजह से प्रवाहित होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए HCl का विलयन है, HCl को हमने पानी में घोला तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो किस वजह से होगी? H+ की वजह से, और Cl- यानी आयनों की वजह से होगी। तो वैद्युत अपघट्य की चालकता किसकी गति के कारण होती है? आयनों की गति के कारण होती है। आयनिक विलयनों की चालकता किस पर डिपेंड करती है? आयनिक विलयनों की चालकता एक तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है जैसे कि कॉपर सल्फेट है, जैसे कि KCl है, जैसे कि NaCl है, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो चालकता अधिक होगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो चालकता कम होगी। दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या है? एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है। तो दुर्बल मतलब जिसका आयनन कम हो, यानी 100 अणु मिलाए हैं और लगभग 100 के 100 ही अपने आयनों में टूट गए तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, और 100 अणु मिलाए 90 वैसे के वैसे ही हैं लेकिन 10 अणु अपने आयनों में टूट गए, सिर्फ 10 अणु टूटे, तो वो क्या होगा? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा। तो आयनिक विलयनों की चालकता किस पर डिपेंड करती है? नंबर 1 तो डिपेंड करती है मिलाए गए वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, यानी कि वो दुर्बल है या प्रबल है। दूसरी डिपेंड करती है आयनों का आकार कैसा है, और आयन जो है उस विलायक के साथ जिसमें अपन ने घोला है उसके साथ किस प्रकार की रिएक्शन, किस प्रकार की इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और विलायक की प्रकृति और उसकी श्यानता पर, अगर विलायक बहुत गाढ़ा है तो चालकता कम हो जाएगी, विलायक पतला है तो चालकता बढ़ जाएगी। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता ज्यादा है तो चालकता बढ़ भी जाएगी, और सांद्रता बहुत कम है तो चालकता बहुत कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। अभी हमने देखा था धातुओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेकिन आयनिक विलयनों में टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धातुओं में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर बहुत ज़्यादा होने लगती है, इन टक्करों की वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता कम हो जाती है। लेकिन आयनिक विलयनों में जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसलिए चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सेल स्थिरांक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है। तो सेल स्थिरांक जो है वो होता है सेल की लंबाई, जो इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L है ना। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके बीच की दूरी L, और सेल उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। तो इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि पहला क्वेश्चन तो इससे ही आएगा कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक G स्टार कहते हैं। 1/RG था, और सेल स्थिरांक को कैसे दिखाते हैं? G स्टार से दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि G स्टार का मात्रक क्या है, यानी सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है। तो जब लंबाई का मात्रक हुआ मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर, तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? मीटर इनवर्स होगा, ठीक है। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किसकी सहायता से किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से किया जाता है। सेल स्थिरांक ये इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, याद रखना कि सेल स्थिरांक बराबर होता है कप्पा इंटू R, इस फॉर्मूले को याद रखना आप। और मोलर चालकता, 1 मोल विलयन जो होता है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य, ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य मिला हुआ हो, उस विलयन की जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा m = कप्पा अपॉन Ca, यहाँ पर C क्या है? सांद्रता है। अब लैम्डा m का मात्रक क्या है? वो मात्रक ये, मैं मात्रकों पे लंबा डिस्कस नहीं करना चाहता, आप इन्हें डायरेक्ट याद कर लेना, सबके मात्रक उनके ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ठीक है। वैद्युत अपघट्य की चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जब सांद्रता को कम करेंगे तो मैंने बताया था अभी चालकता घटेगी, और सांद्रता को बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, ये थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मोलर चालकता का मतलब होता है 1 मोल पदार्थ जिस विलयन में घुला हो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो जब अपन 1 मोल पदार्थ, आपने देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने किसी विलयन के अंदर 1 मोल वैद्युत अपघट्य को घोला, अब सपोज करो ये है, ये विलयन एक इसमें और एक विलयन इसके अंदर है। जब आपने इसमें 1 मोल घोला और मान लीजिए इसमें पानी है आधा लीटर,
ठीक है, विलायक के रूप में। और इसमें आपने 1 मोल घोला तो इसमें पानी है मान लीजिए 20 लीटर, तो इसमें आयनों का स्वतंत्र अभिगमन आसानी से होगा, आयन आसानी से टहल सकेंगे और जितना भी वैद्युत अपघट्य सारा का सारा अपने आयनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इसकी चालकता क्या होगी, मोलर चालकता, इसकी मोलर चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी, मोलर चालकता ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, थोड़ी सी जगह में अगर 1 मोल जो है वो है आयन है तो उनको जगह कम मिलेगी, स्पेस कम मिलेगा क्योंकि सांद्रता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर मोलर चालकता क्या होगी, कम होगी। यानी सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है और सांद्रता घटाने पर, जब सांद्रता घटाएंगे तो मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर एकांक आयतन यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां से लें अपन और 1 सेंटीमीटर क्यूब अपन यहां से लें, ठीक है ना, तो इसे ये है विशिष्ट चालकता। तो यहां पर चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी और यहां पर चालकता कम होगी क्योंकि इसमें आयतन बहुत ज्यादा है तो छोटी सी जगह में आयनों की संख्या कम होगी। यहां पर आयतन कम है तो छोटी सी जगह में आयनों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहां विशिष्ट चालकता यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता तो अधिक होगी लेकिन टोटल चालकता यानी मोलर चालकता क्या होगी, कम होगी। और यहां पर विशिष्ट चालकता तो कम होगी लेकिन मोलर चालकता क्या होगी, अधिक होगी। इस बात को आप दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए पीडीएफ इसके बाद आप देखें तो मैंने आपको बताया कि मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है सांद्रता का। इसके बाद एक चीज होती है सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता को दर्शाते हैं लैम्डा m 0 से, यानी विलयन को अत्यंत तनु कर दिया जाए, यानी 1 चम्मच नमक या 1 मोल नमक 1 टैंकर पानी में मिला दो आप तो बेहद पतला विलयन है, तो इसकी चालकता क्या कहलाएगी। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता और सीमांत मोलर चालकता लैम्डा m 0 में क्या संबंध है। तो लैम्डा m बराबर लैम्डा m 0 माइनस a c2 पावर 1/2 या √c भी लिखते हैं। यहाँ पर a कांस्टेंट है, बस इस संबंध को डायरेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मुझे समय की सीमाओं का ध्यान रख के बताना पड़ेगा। प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m, ये लैम्डा m और √c के बीच में ग्राफ बनाइए। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ये ग्राफ बनाना है। थोड़ा सा इसमें हो सकता है फट रहा हो लेकिन बुक से बनाया हुआ ग्राफ है, आप देख लें। एक अक्ष पर लैम्डा m लेंगे और एक पर √c लेंगे। इस ग्राफ की ढाल नेगेटिव आएगी -a। ठीक है, इसके बाद है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन पर कौन से उत्पाद बनते हैं और कौन सी गैस बनती है। तो देखो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं, डायरेक्ट तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, लेकिन मैं भी एक्सप्लेन करने से बच रहा हूं ज्यादा। ये NaCl है, इसका जलीय विलयन है HOH, तो याद रखना एक तो NaOH बनेगा, है ना। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, 10th में है ये, इसे क्लोर क्षार है ना। तो एक तो बनेगा NaOH, एक ये Cl और Cl मिलकर क्या बनाएंगे Cl2 और एक H और H मिलकर क्या बनाएंगे H2। तो 3 उत्पाद बनेंगे, एक तो NaOH, एक Cl2 और एक H2। ठीक है, ये बनेंगे। कॉलेराउश का नियम लिखिए। तो कॉलेराउश का नियम क्या है, कॉलेराउश ने ये कहा था, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, इसने जो सिद्धांत दिया था, नियम दिया था कॉलेराउश ने, उसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात इसने कहा था कि किसी भी वैद्युत अपघट्टिका की जो मोलर चालकता होती है वो उसके धन आयनों की मोलर चालकता प्लस ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई वैद्युत अपघट्य इस तरह का है CaCl2, तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे Ca+2 प्लस 2 और यहाँ पर Cl- क्योंकि 2 क्लोराइड है ना इसलिए। ठीक है, तो ये कॉलेराउश का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत है। इसके बाद दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा m 0 का मान कॉलेराउश के नियम से ज्ञात करते हैं। देखो, दुर्बल के लिए इनडायरेक्टली ज्ञात होता है और प्रबल के लिए डायरेक्टली ज्ञात होता है। क्यों? क्योंकि दुर्बल का इतना कम मान होता है कि डायरेक्टली ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है। देखो आप इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ दुर्बल तथा प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए दोनों, ये 2 ग्राफ हैं बेसिकली हो, ये एक मत समझना, अब ये 2 ग्राफ हैं। तो यहां पर ये ग्राफ किस किस के बीच में, मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में। तो अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो देखो जैसे जैसे आप सांद्रता कम कर रहे हो तो मोलर चालकता क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्य में सांद्रता कम कर रहे हो जब आप, यानी तनुता बढ़ा रहे हो, तो मोलर चालकता हल्की सी बढ़ रही है बस।
और अगर सांद्रता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता में हल्की सी कमी होगी। तो ये ग्राफ तो है प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्य COOH, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है, आप याद रखना, बुक का ही ग्राफ है। ठीक है ना, बुक का ग्राफ है, तो अगर साफ नहीं भी दिख रहा है ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक का मान लिखिए, तो K = क्या होगा? C α² / 1 अल्फा, और याद रखना अल्फा बराबर होगा λm/λm0। ठीक है, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। NaCl HCl व NaC यानी सोडियम एक्टिनाइड के लिए सीमांत मोलर चालकता λm0 के मान दे रखे हैं, और HAC के लिए पूछा है। तो देखो HAC के लिए पूछा है, तो अगर हम यहां पर आप देखो NaCl और HCl इन दोनों को जोड़कर इसमें से NaAC को घटा दें, तो देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? HAC आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो और इसको माइनस करो। जब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा? देखना इधर, NaCl और HCl को जोड़ा और माइनस किसे करा? NaAC को, तो Na से तो Na कट जाएगा। ठीक है, और Na से Na नहीं, इसमें अपन को जोड़ना पड़ेगा HCl, नहीं ये नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ो आप इन दोनों को जोड़ो, HCl और NaAC को जोड़ो और NaCl को माइनस करो, तो इसका Na से ये Na गया और Cl से Cl गया, तो बचा कौन? H और AC, तो HAC का निकल जाएगा। ठीक है, यानी HCl और NaAC दोनों को जोड़ेंगे और NaCl को घटा देंगे। देखो HCl का मान रखा, NaAC का मान रखा और NaCl को घटा दिया, तो क्या आंसर आ गया? HAC आ गया। ठीक है, जल की λm0 का मान ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। तो जल का यानी HOH का ज्ञात करना है, तो देखो अपन क्या करेंगे, NaOH और HCl इस दोनों प्रबल हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और NaCl को घटा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे साफ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखो इधर ये हाथ से तैयार की हुई PDF है, तो उसमें थोड़ा सा देखो, जब NaOH प्लस HCl दोनों को जोड़ा और उसमें से NaCl को घटाया, तो वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा NaOH मतलब Na+ और OH-, है ना, कोलराउश के नियम के अनुसार दोनों के योग के बराबर होगा। फिर HCl जोड़ो तो H+ और Cl-, फिर घटाओ किसको? NaCl को घटाना है, तो NaCl और Na और ये Cl, तो Cl से Cl गया, Na से Na गया, बचा कौन? HOH। यानी NaOH और HCl को जोड़कर अगर NaCl घटा देंगे तो जल की सीमांत मोलर चालकता निकल जाएगी। ये सारे वही क्वेश्चन है, याद रखना, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर अनावश्यक विस्तार नहीं दे रहा हूँ। एनोड किसे कहते हैं? जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, जहां पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। फैराडे का प्रथम, ये आने वाला क्वेश्चन है, फैराडे ने पहला नियम ये दिया था कि विद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। यानी जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे, जैसे कि NaCl है, अब NaCl के विलयन में अपन ने आवेश प्रवाहित करा तो NaCl क्या होगा? 2 हिस्सों में बटेगा। देखना, जब NaCl के विलयन में आवेश प्रवाहित करेंगे तो NaCl 2 हिस्सों में बटेगा, Na+ और Cl-, इसका विद्युत अपघटन हुआ तो Na+ कहां पर जाएगा? ये जाएगा कैथोड पर, और ये जाएगा कहां पर? एनोड पर। तो फैराडे का पहला नियम ये कहता है कि कितना Na या Cl एनोड या कैथोड पर मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि कितना आवेश आपने प्रवाहित किया। जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा पदार्थ आपको मिलेगा। तो पहला नियम क्या है? विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में से प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होती है। मतलब W इज प्रोपोर्शनल टू Q, W बराबर ZQ और Q बराबर होता है IT। तो W बराबर याद रखना, फॉर्मूला होगा ZIT। W बराबर क्या लिखेंगे अपन? ZI और T। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जितना पदार्थ, जितना Na या जितना Cl या जितना कॉपर या जो भी पदार्थ जितना भी प्राप्त हो, उसे उस पदार्थ का क्या कहेंगे? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, जब पेपर होगा आप मुझे याद करोगे फिर उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद है फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है? कि पदार्थ जितना प्राप्त हो रहा है, पहला नियम तो ये कह रहा था कि पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती है, और दूसरा नियम ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा उनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। पहले में आवेश के पहले नियम में, और दूसरे में वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो ये होता है। ठीक है, 1 मोल
इलेक्ट्रॉन पर आवेश शुरू में बता दिया मैंने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो लिख देंगे, इंटू 1 मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन बता देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना और 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इतनी 10⁻23, ठीक है ना, 6 जो है ना। तो ये आंसर 96,487 या 96,500 या 96,500 आ जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा, अब देखो आई का मान दे दिया, 10 मिनट तक यानी 600 सेकंड समय का मान दे दिया, ठीक है। तो निक्षेपित पदार्थ, तो W बराबर अभी हाल बताया था मैंने कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा इनने पूछी है, ठीक है ना, W पूछी कैथोड पर। अच्छा कैथोड पर क्यों होगा, क्यों कॉपर +2 होता है। अब इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह समझ लें। यहाँ पर मैं आपको ये सॉल्यूशन तो दे ही रखा है, ये सॉल्यूशन भी मैंने ही करवाया है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि समय 600 सेकंड सवाल ने दिया हुआ है, धारा 1.5 एम्पियर सवाल ने दी हुई है, तो कुल आवेश Q बराबर कितना होगा IT यानी 900 कूलाम। अब इस समीकरण से अपन को पता चल रहा है कि 1 मोल कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चूंकि इसलिए में जमा लेंगे, चूंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कॉपर मिलेगा कितना, 1 मोल। देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो जाएगा, वो छोड़ो आप। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कॉपर मिलता है कितना, 1 मोल, ठीक है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कॉपर मिलेगा 1 मोल। अभिक्रिया की स्टोइकोमेट्री से, रस समीकरण मिति से हमें पता चल रहा है कि 1 कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों से कॉपर कितना मिलता है, 1 मोल मिलता है, ठीक है। अब 2 मोल में आवेश कितना है, इतना, यानी इतने आवेश से, देखो इसे ऐसे जमाएंगे अपन, ये जमा हुआ है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कॉपर मिल रहा है 1 मोल, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने हो गए, आवेश कितना हो गया, 2 × 96,487 कूलाम। आवेश से कॉपर मिल रहा है कितना, 1 मोल। तो 1 कूलाम से कॉपर कितना मिलेगा, 1/2 × 96,487 मोल, इतने मोल मिलेगा 1 कूलाम से। तो 900 कूलाम से कितना मिलेगा, इसमें 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने मोल मिलेगा। मोल को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके परमाणु भार से मल्टीप्लाई कर देंगे 63 से, तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत कम मात्रा रहेगी, शायद 0.2 ग्राम के आसपास है, देख लेना बुक का, NCERT का सवाल है। नहीं आया अगर ये सवाल समझ में तो कमेंट में, 0.2 ग्राम ये देखा आंसर ना, तो कमेंट में एक बार मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा इसे, ठीक है। क्योंकि इसको कैसे सॉल्व करना है कि 1 मोल यानी 63 ग्राम कॉपर मिलता है 2 मोल इलेक्ट्रॉनों से, यानी यूं समझो कि 63 ग्राम कॉपर मिलता है इतने कूलाम आवेश से। तो ऐसे जमाएंगे, इतने कूलाम आवेश से कॉपर मिला 63 ग्राम, तो 1 कूलाम आवेश से कॉपर मिलेगा 63 बटा इतने ग्राम, तो 900 कूलाम से 63 बटा इतने इंटू 900, 63 बटा इतने इंटू 900, ठीक है ना, थोड़ा सा ही मिलेगा बिल्कुल, 0.2938। उन धातुओं की, इसलिए कॉपर बहुत महंगा होता है, उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण होता है। तो वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण उनका होता है जो धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं, जो बहुत सक्रिय धातुएं होती हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है। बैटरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, जिन्हें एक बार यूज करके थ्रो कर दें तो प्राथमिक, और जिनको रिचार्ज करके यूज करें तो सेकेंडरी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो देखो जो तत्व हैं इन्हें सक्रियता या क्रियाशीलता के आधार पर एक सीरीज में जमाया गया है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, तो इन्हें वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, जो कि आपकी किताब में बनी हुई है। प्राथमिक बैटरी के उदाहरण कौन से हैं, शुष्क शेल या लैक्लांश, ये पूछा गया है क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। शुष्क सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांजिस्टर में, घड़ी में, रेडियो में, इनमें करते हैं। शुष्क सेल में कैथोड और एनोड पूछा जाएगा क्वेश्चन, किन पदार्थों के बने होते हैं, एनोड जिंक धातु का होता है और कैथोड कार्बन की, अपन सेल को फोड़ के देखते हैं ना, ऐसी काली काली सी रॉड निकलती है, तो उसका बना होता है। शुष्क सेल के उपयोग के दौरान एनोड और कैथोड पर, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयन बनाता है, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने यानी अपचयन की अभिक्रिया होती है। शुष्क सेल का विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। मर्क्यूरी सेल, जो छोटे छोटे सेल आते हैं घड़ियों में, श्रवण सेल, घड़ियों आदि जैसी विद्युत इनमें उपयोग करते हैं, जिनमें बहुत कम मात्रा की धारा की आवश्यकता होती है।
मर्क्यूरी सेल में एनोड व कैथोड किस पदार्थ के बने होते हैं? याद रखना, मर्क्यूरी सेल में एनोड जिंक मर्क्यूरी अमलगम का तथा कैथोड HgO व कार्बन के पेस्ट का होता है। मर्क्यूरी सेल में विद्युत अपघट्य किसका होता है? मर्क्यूरी सेल में KOH तथा ZNO का पेस्ट विद्युत अपघट्य होता है। ये तो याद रखने की बातें हैं। मर्क्यूरी सेल के उपयोग के दौरान एनोड व कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ये लिखना है आपको। मर्क्यूरी सेल का विभव कितना होता है? 1.35 वोल्ट। तो डाटा वाले क्वेश्चन आपको याद रखना है इन्हें, ठीक है ना। द्वितीयक बैटरी मैंने बताया जिसको बार बार रीयूज कर सकें, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज, जैसे गैल्वेनिक सेल जिसे कहते हैं अपन। तो लेड संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल, ये इसके उदाहरण है। लेड संचायक सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेड संचायक सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों की बैटरी व इन्वर्टर में किया जाता है। सीसा संचायक सेल में एनोड व कैथोड किस पदार्थ का होता है? तो एनोड लेड का और कैथोड जो होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है। इसकी ग्रिड होती है, ग्रिड मतलब ऐसी प्लेटें लगी होती हैं, छेद वाली प्लेटें लगी होती हैं। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्य किस पदार्थ का होता है? H2SO4, जो बैटरियों में भरा होता है ना लिक्विड, उसमें H2SO4 होता है 38%, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। सीसा संचायक सेल में एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, तो एनोड पर मैंने बताया ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन अभिक्रिया होगी, याद रखना है। निकल सेल कैडमियम की डिस्चार्ज प्रक्रिया, यानी कि जब धारा दे रहा है तो रिएक्शन ये वाली होगी। ईंधन सेल किसे कहते हैं? एक तरफ से आपने देखना बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ है, एक तरफ से हाइड्रोजन जा रही है, एक तरफ से ऑक्सीजन जा रही है, तो क्या हो गया? ईंधन सेल हो गया। ईंधन सेल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है, रॉकेट वगैरह में। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ईंधन क्यों किया गया था? क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं होता है इससे, बस पानी निकलता है, वहाँ पे H2 और O2 जा रहे हैं, तो H2O2 मिलकर जल बना लेते हैं, तो वाटर बनता है, वो पीने के काम में आ जाता है, बाकी कोई पॉल्यूशन निकलता नहीं है, ताकि वहाँ दिक्कत नहीं हो कुछ भी। ईंधन सेल में एनोड व कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ये एनोड पर है और ये कैथोड पर है, ठीक है। ईंधन सेल की दक्षता बहुत अच्छी होती है, 70 से 74%। संक्षारण किसे कहते हैं? धातु में जो जंग लग जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, कॉपर की सतह नीली पड़ जाती है, लोहे की सतह में जो रस्ट जंग लग जाता है लाल लाल, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, वायु भी चाहिए पानी भी चाहिए, है ना, दोनों की उपस्थिति में होगा, जल एवं वायु की उपस्थिति में। लोह धातु के संक्षारण को रोकने के लिए उत्सर्ग इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त। देखो, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? धातु की सतह पर, लोहे की सतह पर ऐसी धातुओं का लेपन कर देते हैं जो लोहे से ज्यादा क्रियाशील होती हैं, जैसे मैग्नीशियम और जिंक। तो जब लोहे की सतह पर ज्यादा क्रियाशील धातुओं का लेपन कर देते हैं तो ये क्या होती हैं? ये पहले रिएक्शन करती हैं जल से और ऑक्सीजन से, तो इनके ऑक्साइड लोहे की सतह पर जम जाते हैं, जिससे कि अंदर वाला लोहा क्या रहता है? बिल्कुल सुरक्षित रहता है, और केवल बाहर इनकी जो परत होती है वो डैमेज होती है, पतली सी। इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, फिर अपचयन चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में और क्या यूज कर सकते हैं? मेथेन और मेथेनॉल यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आने वाला न्यूमेरिकल है। NaCl, HCl तथा CH3COH के लिए लैम्डा m0 के मान इतने हैं, तो CH3COO Na के लिए जैसे पहले करा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है। आपको क्या करना है? NaCl, HCl और CH3COH इनके लिए मान दिए हुए हैं, और CH3COO Na का पूछा है, तो इन दोनों को तो जोड़ दो, NaCl और CH3COH को जोड़ दो और HCl को घटा दो। तो जैसे आप इसे घटाएंगे तो ये -H इससे कट जाएगा, इस H से, -Cl इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? CH3COO और Na। तो CH3COO Na का आंसर निकल जाएगा। मतलब आपको NaCl और CH3COH को जोड़ना है और HCl को घटाना है। देखो, NaCl और CH3COH को जोड़ा और उसमें से HCl को घटाया, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हमारी वीडियो समाप्त होती है, लेकिन अब आपको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर आएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं, इधर देखें आप, है ना। छोटी सी बात मैं ये बताना चाह रहा था बच्चों आपको कि जो डायग्राम्स हैं वो आप बुक में से देख लेना। मैंने अभी पढ़ाने के दौरान आपसे कहा था ना कि बुक के अंदर है, बुक के अंदर है, तो डायग्राम आप बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और ये फास्ट बनाने का मकसद ये है कि चूंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, अब एग्जाम टाइम में इतने लंबे लंबे वीडियो देखने का आपके पास टाइम रहेगा नहीं, और सिर्फ इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कवर किए हैं और पूरा चैप्टर इसके अंदर कवर किया है। आप देखें, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है। अब ये मैंने जो कहा था ना आपसे कि डैनियल सेल है, तो देखो ये कॉपर जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट भरा हुआ है। यहाँ पर एक बर्तन में कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। इसका इलेक्ट्रोड कितना? 1.1 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर बाहर से हम सेल को चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से लगाया गया विद्युत वाहक बल 1.1 से कम है,
तो सेल चार्ज नहीं होगा बल्कि सेल धारा देगा हमें। और अगर बाहर वाला विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट के बराबर है तो फिर सेल से ना तो सेल के अंदर धारा जाएगी यानी ना तो सेल चार्ज होगा और ना सेल से बाहर धारा आएगी यानी सेल ना तो डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर बाह्य विद्युत वाहक बल 1.1 से ज्यादा है तो उल्टी दिशा में धारा यानी सेल के अंदर धारा प्रवाहित होने लगी, मतलब सेल चार्ज होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद है, बाकी मैंने आपको ये सारी चीजें कवर करके बता दी। गैल्वेनी सेल है ना, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अब ये एसएचई का एक डायग्राम था, वो जो साफ नहीं आ रहा था ना उस पीडीएफ में, ये एसएचई का डायग्राम है। इसमें बर्तन है और इसके अंदर ये ट्यूब है कांच की, इसके अंदर ये प्लेटिनम का तार है। हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम दाब पर इसमें प्रवाहित हो रही है ताकि यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल बनी रहे। ठीक है ना, और कोई डायग्राम हो तो आप इसमें से देख लेना। एक वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये वैद्युत जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें कि सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन है, और सबसे नीचे कौन होगा, लिथियम होगा। तो फ्लोरीन क्या है, ये प्रबल अपचायक है और इसके बाद वाले इससे कम 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 कम। और हाइड्रोजन पे आप देखोगे इलेक्ट्रोड विभव 0 होगा, यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या हैं, ये सब अपचायक हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या हैं, ऑक्सीकारक हैं। ठीक है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर रखते हैं, ऊपर वाले देने की नेचर रखते हैं। इसके बाद नस्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी। नस्ट इक्वेशन से साम्य स्थिरांक निकालना मैंने आपको बता दिया था, है ना। और जो इंपॉर्टेंट सवाल है, और गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर NFE का न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। ठीक है ना, इसके बाद R बराबर ρL/A में मैंने आपको बताया था कि R का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, और सीमेंस वगैरह और इनके मात्रक मैंने आपको बता दिए थे। और जो धात्विक चालक हैं और वैद्युत अपघटनी चालक है ये भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज से किस तरह अपन किसी अज्ञात सेल की चालकता ज्ञात करते हैं, उसका भी एक क्वेश्चन कवर हो गया था। और सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू R होता है, G* इज इक्वल टू कप्पा इंटू R मैंने बता दिया था। लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा अपॉन C होता है, मैंने बता दिया था। इनके मात्रक मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, और जो ये सवाल है एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, इनको भी अपन करवा देंगे बाद में। और ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था ना CH3COH लिख लेना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे KCl लिखा है लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट ग्राफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन मैंने कॉलराउश का नियम कवर करा था, और कॉलराउश के नियम के एप्लीकेशन के जो एग्जाम्पल हैं, ये देखो, ये रिलेशन भी कवर किया था मैंने। और ये एग्जाम्पल आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, इस बात को देख लेना और मुझे पेपर होने के बाद कमेंट करके बताना आया कि नहीं आया। ठीक है, ये भी मैंने आपको कवर किए हैं एग्जाम्पल। फिर विद्युत अपघटन में कहाँ पर क्या प्राप्त होता है, फैराडे के नियम है, ये फैराडे के नियम भी कवर कर लिए अपन ने। ठीक है, इसके बाद इस पे संबंधित न्यूमेरिकल भी कवर कर लिया अपन ने। और बैटरियों में सारे सेल और बैटरियां कवर किए हैं। जो भी क्वेश्चन इनके डायग्राम वहां पर नहीं बनाए हैं क्योंकि बुक में बने हुए, टाइम खराब करना, बना बना के समझाना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने, चूंकि एग्जाम करीब है इसलिए मैंने करे हैं। ठीक है, आप जो और PYQ की इंपॉर्टेंट वो देखना चाहते हैं वीडियोस, तो वो आप यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक करके देख लें। और ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताएं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।